मुर्शिदाबाद में बिगड़ते हालात को देखकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कानून व्यवस्था के हाल पर जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने बताया कि हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। Our officers, force, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it. सूबे में पहले से ही बीएसएफ के 300 जवान तैनात हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को हर मुमकिन सहायता देने का भरोसा दिया है। Protest is welcome under democracy, but not violence. Very strong action will be taken against the misconduct. मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया। मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया और केंद्रीय बलों को राज्य के साथ समन्वय के साथ काम करने को कहा। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से रिपोर्ट मांगी। My Lord Justice Shomen Sen and My Lord Justice Raja Basu Chaudhary has directed that deployment of central force must be made immediately in the district of Murshidabad. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद में इंटरनेट बंद है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात हैं। ऑलरेडी बीएसएफ को बुला के रखा था ताकि जो सेंट्रल फोर्सेस बीएसएफ की, पर शायद शुभेंदु अधिकारी को बीएसएफ पर भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान गई है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 118 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में फिर से भारी हिंसा हुई है। यहाँ भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और हंगामा कर रहे उपद्रवियों ने हाईवे पर भी कब्जा कर लिया। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर कानून को खुलेआम चुनौती दी गई। बस जलाई गई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, बाइकें जला दी गई। जंगीपुर के बाद सूती इलाके को सुलगाने की साजिश हुई। उपद्रवियों की तादाद ज्यादा थी और पुलिस वाले कम। ऐसे में इस इलाके से गुजरने वाले हाईवे पर कई घंटे तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहा। पुलिस ने हाईवे खाली कराने की कोशिश की तो उन पर पत्थर बरसाए गए। आखिर में पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे, दंगे पर उतारू भीड़ को मौके से हटाया, तब जाके हाईवे खाली हो सका। मुर्शिदाबाद के जलांगी में उपद्रवियों ने बीडीओ ऑफिस पर हमला बोल दिया। दंगाइयों की भीड़ ने गेट पर लगा ताला तोड़ दिया। इसके बाद उपद्रवियों का पूरा हुजूम बीडीओ दफ्तर में दाखिल हुआ और बीडीओ ऑफिस पर पत्थरों की बरसात कर दी। नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद बीते कुछ दिनों से हिंसा का केंद्र बना हुआ है। एक हफ्ते में यहां कई बार हिंसा भड़क चुकी है और सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उपद्रवियों ने गाड़ी फूंक दी, सरकारी दफ्तरों को तोड़ दिया, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं छोड़ा। सारी जगह पे सरकारी ऑफिस पे भांगचूर किया गया है। सिर्फ भांगचूर या वैंडलिज्म नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन अतनुकुल को दिखा रहे हैं कि शमशेरगंज जहाँ पे अभी हम हैं, धुलियान डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड, इस पे भी तोड़फोड़ किया गया है। उपद्रवियों ने सिर्फ सरकारी बिल्डिंग को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसमें लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए ताकि उनकी पहचान न की जा सके। जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खराब किया गया है। सिर्फ वही नहीं, अंदर जो एजिटेटर्स थे वो वहाँ पे जाके वहाँ पे वो सारे सामान को आग भी लगाया है। शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। There is no way any kind of violence can be allowed. हालात को काबू में लाने के लिए बीएसएफ ने मोर्चा संभाला है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ के खंतरी गांव में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जमकर बवाल हुआ। लोगों का आरोप है कि बिना परमिशन ही ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा रख दी गई।
जिसे लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के महिंगवा इलाके की हैं, जहां मौजूद खंतरी गांव में जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर बिना इजाजत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रख दी गई। लोगों का कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल बाजार लगाने और शादियों के आयोजन के लिए किया जाता है। यहाँ बिना इजाजत ही अंबेडकर की प्रतिमा रख दी गई। इसे लेकर पहले ग्रामीणों ने विरोध जताया, जहाँ विरोध करते करते अचानक ही ये लोग हिंसक हो गए। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए पहुंची पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बेकाबू होते देख कई थानों की फोर्स, पीएसी और एसडीएम को मौके पर तैनात किया गया। वहीं तनाव की जानकारी मिलते ही विधायक योगेश शुक्ला भी खंतरी गांव पहुंचे, जिन्होंने गांव के लोगों से बात की और इसके बाद से फिलहाल मामला शांत होता दिख रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा से आज तीसरे दिन एनआईए पूछताछ करेगी। 2 दिन की पूछताछ में एनआईए को कई जानकारियां हाथ लगी है। आज एनआईए के अधिकारी फिर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। अब तक 2 दिन तहव्वुर राणा से पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन राणा से 4 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की पूछताछ में राणा ने बताया कि डेविड कोलमैन हेडली से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राणा ने पूछताछ में बताया कि उसने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी किया था, वो भी पाक आर्मी और आईएसआई के लोगों के साथ वर्दी पहनकर। राणा सेना छोड़ने के बाद भी अक्सर वर्दी या फौजी कपड़े पहनकर सज्जाद मीर और मेजर इकबाल जैसे आईएसआई के अफसरों से मिलने जाता था। ये वही पाकिस्तानी अफसर थे जिन्होंने मुंबई हमलों की प्लानिंग की थी। दूसरे दिन एनआईए ने राणा के खिलाफ मौजूद सबूत दिखाकर उससे पूछताछ की। इसी बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि तहव्वुर राणा की अभी टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जानी है। इस परेड में आरोपी की पहचान करवाई जाएगी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से हो रही पूछताछ के बीच एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए तहव्वुर राणा का सामना एक गवाह से करवाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका से भारत लाए गए तहव्वुर राणा का सामना जल्द ही एक गवाह से होगा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए तहव्वुर राणा का सामना गवाह से कराएगी। एजेंसी ने इस गवाह की गोपनीयता का ख्याल रखते हुए उसके असली नाम को गुप्त रखा है और उसे बी नाम बतौर कोड वर्ड दिया गया है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस गवाह से जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने साल 2006 में डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को रिसीव किया था। बी ने ही हेडली के लिए ठहरने के अलावा बाकी जरूरी इंतजाम किए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है। उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि तहव्वुर राणा के इस बी कोडवर्ड वाले गवाह का आमना सामना कब कराया जाएगा। अभी एनआईए के पास 15 दिन का वक्त बाकी है, क्योंकि तहव्वुर राणा को कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड में भेज रखा है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों का आमना सामना कराया जा सकता है। और बात कर्नाटक की। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। झारखंड और तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक कैबिनेट में पेश किए गए जाति जनगणना में सूबे में ओबीसी की जनसंख्या 70% बताई गई। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ओबीसी आरक्षण 32% से 51% करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में पिछले समुदायों को 51% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई है। 17 अप्रैल को होने वाली विशेष मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। पूरी रिपोर्ट 50 खंडों में है। जातिगत सर्वे पर कर्नाटक सरकार ने 165 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट साल 2011 की जनगणना पर आधारित है, जो आज के संदर्भ में गलत है। वहीं बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर जाति सर्वे पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार हिंदुओं को बांटने के लिए जाति सर्वे करा रही है। दूसरी पोस्ट में बीजेपी ने कहा है कि जाति जनगणना एक धोखा है और भ्रष्टाचारियों के लिए टाइम पास है। बिहार में सीएम के चेहरे पर तकरार के बीच विपक्षी महागठबंधन की 17 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है और बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी।
और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद कैसे हो जाएगा, कौन किस पर लड़ेगा। चुनावी मैदान में जाने से पहले ही बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम फेस को लेकर तकरार हो रही है। तेजस्वी की दावेदारी को कांग्रेस के दिग्गज टाल रहे हैं। इसी तनातनी के बीच 17 अप्रैल को विपक्षी महागठबंधन की बैठक पटना में बुलाई गई है। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों समेत महागठबंधन के सभी घटकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में महागठबंधन की चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी, चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, सीट शेयरिंग पर बात होगी, महागठबंधन समन्वय समिति बनाने पर विचार होगा। बैठक में बड़बोले नेताओं पर नकेल कसने पर भी चर्चा होगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि बैठक में सीएम फेस को लेकर चर्चा होगी या फिर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर यूपी से है। यूपी की मुरादाबाद में पुलिस ने सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश किया है और आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले गैंग के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में समाजवादी पार्टी का छात्र नेता भी शामिल है। मुरादाबाद पुलिस की गिरफ्त में मौजूद गैंग के ये सदस्य आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। पुलिस ने इन सभी को सिविल लाइंस इलाके की एक पॉश कॉलोनी के घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस घर की आड़ में ये आईपीएल और दूसरे क्रिकेट मैच पर सट्टे का धंधा करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,47,000 रुपए नकद, 2 लग्जरी कार, 10 मोबाइल समेत लाइसेंसी पिस्टल, रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया और इन सटोरियों में एक ऑर्गेनाइज तरीके से सभी लोग मिलकर और आईपीएल मैचेस के नाम पे कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से सट्टा करा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 एटीएम और 10 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें एक प्राइमरी का टीचर और समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र संघ का नेता भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर यह एक्शन लिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 3 संपत्तियों पर कब्जे का नोटिस जारी किया है। इन संपत्तियों की कीमत 661 करोड़ रुपए है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान इन 3 संपत्तियों को कुर्क किया है। अब जांच एजेंसियों ने इन 3 संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया है। जिन 3 संपत्तियों को जांच एजेंसी ने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया है वो हैं दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग का हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट की एजेएल बिल्डिंग और लखनऊ के विशेश्वरनाथ रोड की एजेएल बिल्डिंग। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है। ईडी ने अपने नोटिस में इन इमारतों में मौजूद किराएदारों को किराया ईडी निदेशक के नाम पर कराने को कहा है। नवंबर 2023 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की इन अचल संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी का कहना है कि ये संपत्तियां अपराध की आय से बनाई गई हैं और आरोपी इन्हें बेच नहीं सकते हैं। ईडी ने 2021 में इस मामले की जांच शुरू की थी। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया गया था। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के ईवीएम पर बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने फिर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसे आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर की जा सकती है। तुलसी गबार्ड ने पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की मांग की थी। तुलसी गबार्ड के इस बयान के बाद ईवीएम को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? कांग्रेस पहले भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है। अब तुलसी गबार्ड के बयान ने इसे ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए नए तर्क दे दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ईवीएम पारदर्शी है। वो कहते हैं नाचे न जाने अंगनवा टेर, नाचने नहीं आता है तो कहते हैं जिस जगह पर नाचना है वही ठीक नहीं है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने पिछले साल ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होने जा रही है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कानून के विरोध पर रणनीति बनाई जाएगी।
वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद से ही जमीयत उलेमा ए हिंद इसका विरोध कर रहा है। देश भर में कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर अपनी रणनीति को धार देने के लिए जमीयत उलेमा हिंद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना महमूद मदनी करेंगे। बैठक में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली में आज सुबह जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होगी। जमीयत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक का आयोजन होगा। काउंसिल के सभी 42 सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसका आयोजन होगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। जमीयत की कार्यकारिणी के सदस्य इस पर अपनी राय रखेंगे। शाम 3 बजे मौलाना महमूद मदनी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा ए हिंद की आगे की रणनीति की जानकारी साझा कर सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश जाएंगे। शाह भोपाल में आज राज्य सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अमित शाह दोपहर 12:55 पर भोपाल पहुंचेंगे। अमित शाह स्टेट हैंगर से सीधे मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। यहां वो सीएम मोहन यादव के साथ लंच करेंगे। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह रविंद्र भवन में राज्य सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। गृह मंत्री की मौजूदगी में आज मध्य प्रदेश की डेयरी यूनियन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौता भी होगा। मध्य प्रदेश सरकार सूबे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे अमित शाह भोपाल से रवाना हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।